हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 11 और 12 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 नवंबर, बी ऑप्शन है 11 नवंबर, सी ऑप्शन है 13 नवंबर, डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो देखिए, यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ये 12 है, इसको गलती से 12 लिख दिया गया है, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, यहाँ पर 11 नवंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को, 11 को, 13 को या फिर 14 को। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए, आखिर क्यों मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनके जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 नवंबर, बी ऑप्शन है 12 नवंबर, सी ऑप्शन है 13 नवंबर, डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में, समाज में, इसलिए विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 नवंबर, बी ऑप्शन है 12 नवंबर, सी ऑप्शन है 13 नवंबर, डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है और विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट डे हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बताना है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो आपको याद रखना है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य में स्थित है। देखिए, बिहार किन किन राज्यों को टच करता है, किन किन राज्यों से उसकी सीमा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। तो आपको याद रखना है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे लासा फीवर का प्रसार किस प्रजाति द्वारा होता है। इसमें आपको बताना है लासा बुखार के बारे में कि किस प्रजाति के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है कीड़ा, बी ऑप्शन है बालू मक्खियाँ, सी ऑप्शन है चूहे, डी ऑप्शन है मच्छर। तो आपको याद रखना है कि लासा फीवर का जो प्रसार है, जो फैलाव है, ये मास्टोमिस नामक एक प्रकार का जंगली चूहा होता है, जिसके वायरस के कारण, यानी कि ये जो चूहे होते हैं ये वायरस को मूत्र या फिर मल के माध्यम से फैलाते हैं, जिसके कारण मनुष्य अगर संपर्क में आता है तो लासा फीवर हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, चूहे के प्रसार के कारण लासा फीवर होता है। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की पहल है। इस प्रश्न में आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जिस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो देखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना ये जो है ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। बी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना द्वारा सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, प्रश्न में यह है कि भारतीय सेना द्वारा सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड
ग्रिड परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है मेघालय और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडियन भारतीय सेना द्वारा सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना लद्दाख में स्थापित की जा रही है, लद्दाख के चुशुल में स्थापित की जा रही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस परियोजना का उद्देश्य डीजल जनरेटरों को बदलना है और ईंधन पर निर्भरता कम और रक्षा प्रतिष्ठानों को स्वस्थ, निर्वध और ऊर्जा प्रदान करना है। तो आप याद रखेंगे माइक्रो ग्रिड परियोजना जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा स्थापित की जा रही है, लद्दाख में स्थापित की जा रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का कौन सा जिला पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का घर है? इसमें आपको बंगाल के उस जिले का नाम बताना है जो कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का घर है। पहला ऑप्शन है पुरुलिया, बी ऑप्शन है जलपाईगुड़ी, सी ऑप्शन है बीरभूम और डी ऑप्शन है बांकुआ। तो आपको याद रखना है पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला पुरुलिया है, ठीक है। पुरुलिया जिले में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में है और वेधशाला पुरुलिया जिले के गारपंचकोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी पर स्थापित की जा रही है। तो पुरुलिया आपको याद रखना है, ये पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का घर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि पुरुलिया कहाँ है तो ये पश्चिम बंगाल में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किस संगठन ने की? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है आपको कि भारतीय नृत्य पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी किस संगठन ने की। पहला है भारतीय नाटक अकादमी, बी ऑप्शन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सी ऑप्शन है ललित कला अकादमी, डी ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय नृत्य पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी की और ये 6 दिवसीय महोत्सव 16 से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? अब इसमें बताना है कर्नाटक का कौन सा घास का मैदान है जिससे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है चित्रदुर्गा घास का मैदान, बी ऑप्शन है कोलार घास का मैदान, सी ऑप्शन है हेसरघट्टा घास का मैदान, डी ऑप्शन है नाहरहोल घास का मैदान। तो आपको याद रखना है, देखिए कर्नाटक सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत हेसरघट्टा घास भूमि संरक्षण को रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो कौन से घास के मैदान को किया है? हेसरघट्टा घास का मैदान जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसे रिजर्व घोषित किया गया, संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्मी डे परेड 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर किया? इसमें आपको उस शहर का नाम बताना है जिसने आर्मी डे परेड 2025 की मेज़बानी की। पहला ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है इंदौर। तो आपको याद रखना है पुणे शहर के द्वारा किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है और पुणे ने पहली बार ऐसा किया है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्मी डे परेड 2025 की मेज़बानी पुणे शहर के द्वारा किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया मेनहीर क्या है? देखिए ऐसे एग्जाम में प्रश्न आप सभी ने देखा होगा, चाहे यूपीएससी है, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या कोई भी आयोग हो गया, कोई भी एग्जाम होगा, ऐसे प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलते हैं। एक स्पेसिफिक शब्द दे दिया जाएगा और उसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि समाचारों में देखा गया, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर है मेनहीर क्या है? एक बड़ा खड़ा हुआ पत्थर है, बी है एक प्रकार का दफन टीला है, सी है प्राचीन मिट्टी के बर्तन का एक रूप है, डी ऑप्शन है प्राचीन शिलालेखों के लिए एक पत्थर की स्लैब है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहे उसे आप नोट कर लिया कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर आप एक जगह नोट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको रिवीजन करने में, ठीक है। तो मेनहीर क्या है? तो ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। देखिए मेनहीर एक बड़ा खड़ा हुआ पत्थर है। इसका स्थानीय भाषा में अगर हम बात करें तो नुलू राय के नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है। लोहे युग का एक मेनहीर है, ठीक है। तेलंगाना के नाहरकुलनूर जिले के कामसानपल्ली गांव में पाया गया था और मेनहीर बड़े खड़े पत्थर होते हैं। मेनहीर क्या होता है? तो मेनहीर का मतलब होता है एक बड़ा खड़ा पत्थर, जो कभी कभी अकेले या समूहों में भी देखा जाता है। तो आप याद रखेंगे एक खड़ा हुआ बड़ा पत्थर, मेनहीर का यही अर्थ है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात डाना का नाम किस देश ने रखा है? इसमें आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात डाना का नाम किस शहर ने रखा है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है
म्यांमार, सी ऑप्शन है कतर, डी ऑप्शन है ईरान। तो भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात डाना का नाम कतर ने रखा है। डाना एक अरबी शब्द है जिसका अरबी संस्कृत में अर्थ है मूल्यवान और सुंदर मोती, ठीक है, या फिर उदारता। तो डाना का नाम किसने रखा है? तो कतर ने रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट है, कतर ने रखा है, ठीक है। कतर की राजधानी चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन कहाँ पर की गई? आपको बताना है कि अंतर संसदीय संघ 149वीं सभा की आयोजन कहाँ पर किया गया? पहला ऑप्शन है जेनेवा, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका आयोजन देखिए अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ है। तो आप याद रखेंगे 13 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी। तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाला घरचोला हस्तशिल्प किस राज्य का है? इसमें आपको बताना है कि घरचोला हस्तशिल्प को रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में यानी जीआई टैग के रूप में जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य का है? पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को जीआई टैग मिला है और ये गुजरात का 23वां जीआई टैग है। तो आप याद रखेंगे घरचोला हस्तशिल्प गुजरात राज्य का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पनामा नहर जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किन दो जल निकायों को जोड़ती है? इसमें देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पनामा नहर के बारे में बताना है किन दो जल निकायों को जोड़ता है। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है लाल सागर और काला सागर, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर। तो पनामा नहर के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रही इसको भी हम जान लेते हैं। तो यह पनामा के इस्तमुस को पार करने वाला एक कृत्रिम जलमार्ग है और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। हाल ही में नहर सूखे की स्थिति के कारण खबरों में थी और इसके संचालन को बाधित किया गया। तो आप याद रखेंगे पनामा जो नहर है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों जल निकायों को जोड़ती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई बीर गल्ली क्या है? इसमें आपको बताना है बीर गल्ली के बारे में कि बीर गल्लू क्या है? ए ऑप्शन है धार्मिक शास्त्र है, बी ऑप्शन है युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर है, सी ऑप्शन है प्राचीन भारत के मुद्रा सिक्के हैं, डी ऑप्शन है पारंपरिक सिंचाई तकनीकी है। तो देखिए बीर गल्ली या फिर इसे हीरो स्टोन कहा जाता है उन स्मारक पत्थरों को कहते हैं जो युद्ध में मारे गए वीरों या समुदाय की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले नायकों की स्मृति में बनाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर। तो ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा का सामना कर रहा कुर्रम जिला किस देश में स्थित है? इसमें आपको कुर्रम जिले के बारे में बताना है। कुर्रम जिला किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है इराक, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है ईरान। तो कुर्रम जिला पाकिस्तान में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ था जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसमें आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तहत अत्याधुनिक भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो आप याद रखेंगे ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो कुल मिलाकर देखिए हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। हमने सब टाइप के प्रश्न देखा। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।